हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमने कल जो है आपसे जो है व्यक्तियों के सम्मान करने की शक्ति तक जो हमने बात की थी, ठीक है। आज हम उसके आगे जो मजिस्ट्रेट से जो आपका परिवाद होता है उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है अच्छा खासा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट आपका क्या होता है, ये जो है आपका एक तरह का जो आप जज कह सकते हैं ना, तो जज और मजिस्ट्रेट दोनों में आपका डिफर होता है। डिफर आपका इस तरह से होता है कि मजिस्ट्रेट जो है उसके पास जो पावर होती है वो पावर आपके पास जज के पास होती है, लेकिन जज के पास जो पावर होती है वो आपकी पावर मजिस्ट्रेट के पास नहीं होती। वहां पे हम देखते हैं कि किसी अपराध के पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों का जो है प्रवर्तन करने के लिए जो है न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। न्यायिक कार्रवाई के अनुक्रम में पीड़ित व्यक्ति को अभियुक्त के विरुद्ध दो प्रकार का विकल्प उसे प्राप्त होता है। नंबर एक पे उसका विकल्प जो होता है वह होता है कि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और दूसरा आपका विकल्प क्या होता है, वह मजिस्ट्रेट के सामने आपका जो है क्या कर सकता है, परिवाद को संस्थगित कर सकता है, ठीक है। ये उसके पास दो विकल्प होते हैं। किसके पास, ये कोई भी अगर जो अभियुक्त होता है तो उसके विरुद्ध दो विकल्प वह प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में दूसरे विकल्प के अंतर्गत परिवाद संस्थगित किए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पे किया गया। तो वह जो परिवाद को वहां पे उल्लेख करेगा तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया। कहाँ पे, मजिस्ट्रेट से परिवाद वाले में इसको उल्लेख किया गया। अब परिवादी की परीक्षा, परिवाद मतलब वाद, आपका दो चीजें होती है। वाद जब होता है तो एक वाद जो लेके आता है, ठीक है, वो वादी होती है, और वादी के जो है विरुद्ध में जो होता है, जिसके विरुद्ध में वाद लाया गया, वो आपका परिवादी होता है, ठीक है। तो परिवादी की परीक्षा मतलब परिवादी का आपका बयान कैसे होता है, इसको यहाँ पे हम देखते हैं। धारा 200 में परिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर जो है मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद आता है तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होता है कि वह परिवादी एवं उसके साथियों की परीक्षा करे, साथियों की शपथ की परीक्षा करे, और ऐसी परीक्षा के सारांश को लेखबद्ध करे, मतलब जो उसने परीक्षा की है, मतलब जो उसने बयान लिया है उसको वहां पे लिखित रूप में दे, और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करे। ये आपका मजिस्ट्रेट का एक, अगर जो कहें तो एक कर्तव्य होता है। धारा 200 में उपबंधित व्यवस्था आपका संवेदनात्मक है, अर्थात मजिस्ट्रेट अपने समक्ष प्रस्तुत परिवाद प्रस्तुत होने पर उपयुक्त सभी कार्य करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे कार्य है सारे कार्य करने के लिए वो बाध्य होता है। यदि वह उपयुक्त कार्य नहीं करता तो पश्चावर्ती मतलब बाद में कार्रवाइयां असंवैधानिक हो जाएंगी। स्वयं प्रतिवादी ऐसी कार्रवाइयों को अवैध घोषित करने के लिए अधिकृत वहां पे होता है, ठीक है। ये चीजें हो जाएगा। अब यहाँ पे परिवादी आप समझ गए कि परिवादी क्या होता है, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ पे क्या हुआ कि परिवादी समझ गए, उसके बाद वाद परिवाद जो है ये काफी ज्यादा आपका जो है एक कहें तो ना तो समझने वाली चीज है कि अगर जो आपको वाद और परिवाद ही नहीं समझ में आएगा तो आपका आगे का क्वेश्चन नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। और आपका जो अगर जो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका जो है जानते हैं कि आपका जो है इस बार 75 अंक का होने वाला है। 75 अंक का जो होगा एग्जाम, तो उसमें आपका क्या है, आपके जो 3 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और आपका सेक्शन सी। सेक्शन 3 आपके सेक्शन दिए गए हैं। ये आपका जो है 27 अंक का है, ये आपका 24 अंक का है, और ये आपका 24 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो तीनों को टोटल करेंगे तो आपका 75 यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। अब 75 अगर जो आपका बन जा रहा है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आएंगे। तो क्वेश्चन आएंगे वो आपका कैसे आएंगे, तो यहाँ से आपको जो है 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में आपके 8 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका कितने अंक का होगा, 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपका सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सेक्शन सी में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन होंगे। सॉरी, यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन ना होके यहाँ पे आपके 9 क्वेश्चन होंगे, तभी तो 9 क्वेश्चन होंगे 3 अंक के, तो आपका 27 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे कितने अंक का, 8 अंक का, तब यहाँ पे आपका 24 बनेगा। और यहाँ पे आपके कितने 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे कितने अंक के, आपके यहाँ पे 12 अंक के, तो वहाँ पे आपका 24 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, सेक्शन ए में आपका जो है यहाँ पे सेक्शन ए में आपको करना होगा कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको करना होगा 8 नहीं 9, आपका सेक्शन ए में
9 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे? यहाँ पे अंक आपका अगर जो बात की जाए तो यहाँ पे 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी आपका जो होगा वह आपका जो है कितने क्वेश्चन होंगे इसमें आपके क्वेश्चन होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे और 8 अंक का क्वेश्चन एक होगा। और सेक्शन सी में आपका कितना होगा? 2 क्वेश्चन होंगे और 12 अंक का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो तीनों का अगर जो आप टोटल करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 9 3 12, 2 14 क्वेश्चन हो जाएंगे और अंक आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे अंक आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, 9 त्रुक 27, 8 त्रुक 24 और 12 दूना 24, तो ये आपका 75 अंक का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि आपको लिखना कितने पेज का है। तो सेक्शन ए आपका जो है ये अगर जो आप 1 पेज में लिखते हैं तब भी ठीक है। सेक्शन बी आपका जो है इसको आपको 3 पेज में लिखना है और सेक्शन सी आपका 5 पेज में लिखना है। ठीक है, तो 5 पेज में अगर सेक्शन सी लिखते हैं तो यहाँ पे 5 दूना 10 पेज आपका ये हो गया और इसे यहाँ पे 3 आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन होंगे तो 1 पेज में, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन आप 3 पेज में लिखते हैं तो यहाँ पे 9 आपके पेज हो गए। ठीक है, 19 पेज हो गए और यहाँ पे 9 क्वेश्चन है तो 1 पेज में एक क्वेश्चन लिखते हैं तो यहाँ पे 9 पेज और भी हो गए। तो यहाँ पे आपको 28 पेज में अगर जो आप यहाँ पे कॉपी लिखते हैं तो आपका लिए यहाँ पे सही होगा। वैसे आपका पेज कम ज्यादा हो सकता है, वहाँ पे आपके इफेक्टिव जो लिखने की तरीका है उसको यहाँ पे भी मेजर किया जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट आपके जो कर्तव्य होते हैं तो कर्तव्य होने के साथ साथ उसके अपवाद भी होते हैं। वो क्या अपवाद होते हैं? इसके धारा 200 के आपके 2 अपवाद हैं और 2 अपवाद वो ये हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्थात 2 अवस्थाओं में मजिस्ट्रेट किसी परिवाद पर परिवादित साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए वह बाध्य नहीं होता है। कौन सी वो 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके लिए मजिस्ट्रेट वहां पे बाध्य नहीं होता है, उनको हम देखते हैं। नंबर 1 पे, यदि ऐसा परिवाद लिखित रूप में किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदी कर्तव्यों को निर्वहन में किया गया हो। ठीक है, ऐसा अगर जो वह निर्वहन में किया गया है, निर्वहन मतलब अपना दायित्व को निभाते हुए किया गया है अथवा न्यायालय द्वारा उसको किया गया है, तो परिवाद वो जो है उसके लिए मजिस्ट्रेट अपना बाध्य नहीं होता है। यदि मजिस्ट्रेट ऐसे परिवाद का जांच या विचारण के लिए धारा 192 के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास उसे जो भेज देता है तब भी वह जो है जांच के लिए, मतलब आपका जो है परीक्षा के लिए वहां पे बाध्य नहीं होता। कौन? मजिस्ट्रेट। फिर यदि मजिस्ट्रेट किसी परिवाद को धारा 192 के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को के पास परिवादी या फिर साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए पश्चात उसको भेजता है तो मजिस्ट्रेट जिसके पास वह परिवाद जांच या विचारण के लिए भेजा गया है पुनः परिवादी या फिर साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए वह बाध्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय कि धारा 200 का क्षेत्र आपका परिसीमित है। परिसीमित मतलब इसका कोई सीमा नहीं है। धारा 200 का आपका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। धारा 201 हम देखते हैं और धारा 201 में हम लोग क्या देखते हैं? इसमें सिंपल सा बताया गया कि आपका ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामलों का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब जो ऐसी कोई मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसके द्वारा कोई प्रक्रिया की जा रही है जो मामले का संज्ञान, मतलब जो मामले को जो है निपटाने के लिए वहां पे सक्षम नहीं है, तो वहां पे क्या होता है? धारा 201 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान करने के लिए, संज्ञान मतलब उनके जो है मतलब माइंड में होना, माइंड इन द सेंस कि जो है किसी का मतलब अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके मतलब उस बात को वो जानता हो। संज्ञान मतलब ये होता है कि कोई पहले से उस बात को जानता हो या फिर उसको जो है किसी के द्वारा बताया गया हो, मतलब उसको किसी ना किसी माध्यम से उसको बात उसको पता चली हो, वो आपका संज्ञान में होना है। ठीक है, संज्ञान में होता है किसी के द्वारा बात अगर जो उसको चली है या फिर कैसे ना कैसे उसको जो सूचना पहुंची है, वो आपका एक संज्ञान होता है। धारा 201 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान करने के लिए क्षेत्राधिकारी रखने वाले मजिस्ट्रेट की आपका साथ क्षमता के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, कोई भी चीज होती है, कोई भी अधिकारी होता है, हर एक किसी की जो है वहां पे एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, सामान्यतः जो है प्रत्येक परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो उसमें के अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम हो अथवा क्षेत्राधिकार रखता हो। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जो वहां पे उसके क्षेत्र में ही नहीं आता, तो उसका वहां पे परिवार रखने का कोई मतलब ही नहीं ना। जो उसके जो क्षेत्राधिकार में आता होगा वहीं पे वो परिवार रखे तो वो उसके लिए बेस्ट रहता है। यदि कोई परिवार किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो उसमें के अपराध का संज्ञान करने के लिए वहां पर सक्षम नहीं है अथवा क्षेत्राधिकार में नहीं रखता है, तो वह जो है परिवार को क्या करेगा? उस परिवार पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसा अवस्था में जो क्या होता है 201 के अंतर्गत वह मजिस्ट्रेट ऐसे परिवाद को समुचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटा देगा, और यदि परिवाद
लिखित में होगा तो वह इस आशय का पृष्ठांकन भी अंकित कर देगा। फिर यदि कोई परिवाद ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसका उस पर स्थानीय क्षेत्राधिकार नहीं है अथवा वह किसी समुचित प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो मजिस्ट्रेट धारा 201 के अंतर्गत कार्रवाई करेगा और उसे लौटा देगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे क्या मतलब, इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको मतलब ये बताएगा कि कोई ऐसा परिवाद है जहाँ पे एक मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट की लिमिट आपकी अगर मान लो कह लो छोटी है या फिर उसके पास वो पावर नहीं है, वो क्षेत्राधिकार नहीं है, तो ये परिवाद जो होगा, ठीक है, ये मान लो परिवाद आपका क्षेत्र लिमिट से बाहर है, तो यहाँ पे क्या करेगा मजिस्ट्रेट, उस चीज को वहां पे लौटा देगा। कहाँ पे आप चाहे तो कोर्ट में भी उसको लौटा सकते हो, वो कोर्ट में उसको वापस कर देगा। ठीक है, फिर उसके आगे कोर्ट अपनी कार्रवाई कर लेगा कि वह किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को वो जो है परिवाद को जो है ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, धारा 202 और 202 में हम लोग देखते हैं कि आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। ठीक है, आदेश का मतलब कोई आदेश होता है, जारी किया जाना मतलब उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाना को मुलतवी करना होता है। ठीक है, धारा 202 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के संरक्षण के लिए कतिपय शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, वहां पे अभियुक्त के संरक्षण के लिए उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं, और जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होता है, और ऐसी कार्रवाई के दौरान वह अभियुक्त को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश का भी जारी कर सकता है। लेकिन सदा ही यह आवश्यक नहीं है, अर्थात प्रत्येक परिवाद पर मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आदेश का जारी करने के लिए बाध्य नहीं होता है। वह ऐसी आदेशिका का स्थगित कर सकता है और ऐसे आदेशिका को स्थगित करते हुए उसे अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। ठीक है, धारा का मुख्य उद्देश्य आपका धारा 203 का मजिस्ट्रेट को खारिज करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, धारा का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर जो उसके पास वो चीजें नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आजीविका के जरिए उसको क्या कर सकता है, मुलतवी कर सकता है। ठीक है, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद वहां पे प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 200 के अंतर्गत परिवादी एवं उसके साक्ष्यों की शपथ परीक्षा करता है, अथवा धारा 202 के अंतर्गत उसकी जांच अथवा अन्वेषण करता है, और ऐसी जांच अन्वेषण करने के पश्चात यदि वह पाता है कि उसे परिवाद पर कोई कार्रवाई करने के लिए अपर्याप्त आधार नहीं है तो वह उसे परिवाद को खारिज कर देगा। ठीक है, मान लीजिए किसी को जो है कोई कार्रवाई करना है और उसके पास वहां पे कोई आधार ही नहीं कार्रवाई करने के लिए, तो क्या करेगा, तो उसको खारिज कर देगा। ऐसे परिवाद को खारिज किए जाने के कारणों को लिपिबद्ध करना होगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर तो खारिज कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, आपको वहां पे लिखित आदेश देना होगा। ठीक है, फिर कोई भी मजिस्ट्रेट बिना परिवादी का परीक्षण किए उसके परिवाद को खारिज नहीं करेगा, या फिर उसको मतलब आपको लिखित रूप में देना होगा, या फिर उसका जो मजिस्ट्रेट का जो है क्या करो, परिवाद ऐसे अगर जो खारिज आप नहीं कर सकते उसको आप लिखित रूप में देना होगा। यहाँ पर आपका केस हुआ में GHCL एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट बनाम इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड का। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि आदेश का जारी किए जाने की दो बातें आवश्यक होती हैं। अब आदेश का जारी करने की दो बातें कौन सी आवश्यक होती हैं उनको हम देखते हैं। यह कि मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का प्रयोग किया जाए, और दूसरा यह समाधान कर लिया जाए कि अभियुक्त के विरुद्ध आपका प्रथम दृष्टया मामला आपका विद्यमान है। मतलब प्रथम दृष्टया मामला कि एक ही नजर में जो वहां पे मामला जो दिख जाता है वो वहां पे क्या होता है, प्रथम दृष्टया मामला होता है। ठीक है, यहाँ पे परिवाद पेश होने पर मजिस्ट्रेट यदि उसे अन्वेषण है तो पुलिस अधिकारी के पास भेजता है। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए वह पुलिस अधिकारी के पास भेजता है, और पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में कोई अतिरिक्त अथवा अदर जो है साक्ष्य वहां पर प्रकट नहीं होता तो संपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य वैसा ही पाया जाता है जैसा अन्वेषण का आदेश देते समय था, तब मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकेगा। यदि वह संज्ञान लेकर आदेश का जारी करता है तो वह फिर अवैध होती है। यह चीज यहाँ पे बताया गया। अब मान लीजिए आपका जो है क्या हो सकता है कि मजिस्ट्रेट को लेकर किसी आदेशिका का या फिर किसी परिवाद का क्वेश्चन वहां पे बनता है, तो आप क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आप वहां पे क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आप धारा 200 तो लिखेंगे ही, उससे पहले मजिस्ट्रेट के जो चीजें हैं वो मजिस्ट्रेट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, धारा 201 कि कब उसको जो क्या कर सकता है कि
201 में आपको क्या बताया कि मजिस्ट्रेट कब उसकी चीज को संज्ञान के लिए नहीं लेता है, कि संज्ञान करने के लिए कब सक्षम नहीं होता। 202 में आपका क्या बताया गया है कि आदेश का मुलतवी आपका कब करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें आप लिखेंगे, उसके बाद कुछ अपना जो है यहाँ पे केसेस लिख देंगे, यहाँ पे आपके कुछ केस लिख देंगे। जब केस लिख देंगे फिर उसके बाद चाहो तो आप आदेश का जारी किया जाना भी वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, और जारी करने के बाद आप यहाँ पे धारा 205 लिख देंगे, मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के व्यक्तिगत हाजिरी को। ये चीज आप अगर यहाँ पे 5 धारा करके लिख देते हैं तो आपका जो है, अगर तो बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तब भी आपका वहां पे 5 पेज में आ जाएगा, और छोटा क्वेश्चन बन रहा है तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखना आपको होगा, समझना आपको होगा कि कौन सी धारा में कौन सी चीज बताई गई। ठीक है, ये आपको ही याद करना होगा कि किस धारा में क्या बताया गया है। उसके अंदर का मटेरियल आप जो सोच विचार के लिख सकते हैं, लेकिन धारा तो आपको सही ही लिखना होगा ना, तो उसको आपको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बनता है, मतलब आपका एक केस और बनता है। रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी परिवार का अन्वेषण है तो पुलिस अधिकारी को भेजना मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन है, मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर अधीन है। न्याय हित में इस विवेकाधीन का शक्ति प्रयोग प्रत्येक मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई भी चीज को अगर तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, किसी पुलिस अधिकारी को भेजता है, पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट भेजता है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके विवेक के ऊपर अधीन होता है कि वह चीजों को कार्रवाई को आगे बढ़ाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेट किसी ऐसे परिवार का संज्ञान ले सकता है जिससे संबंधित एफआईआर पर दर्ज मामला में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर कर लिया गया हो। कोई भी ऐसा परिवार जो यहाँ पे ले सकता है जहाँ पे उसके एफआईआर में जो है मजिस्ट्रेट ने अगर जो अंतिम अपना जो है रिपोर्ट को मंजूर कर लिया हो, तो वहाँ पे उस परिवार को संज्ञान में ले सकता है। अंतिम रिपोर्ट मंजूर कर लेने मात्र से परिवार पर संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट की अधिकारिता समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए वह अंतिम जो है रिपोर्ट नहीं लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो परिवार को जो है नहीं ले पाएगा या फिर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वहां पे समाप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। आपका सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों में आदेश का जारी किया जाना आपका अन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों में आदेश का जारी किए जाने के पूर्व मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक है कि वह परिवादी के समस्त साक्ष्यों के कथन लेखबद्ध करें। मतलब वहां पे जो परिवादी होगा, जो उनके जो साक्षी होते हैं, मतलब जो आपके वहां पे बयान करता होंगे, उनके जो भी कथन है उनको सारी चीजों को वहां पे लेखबद्ध कर लेगा, मतलब लिखित रूप में ले लेगा। आदेश का जारी किए जाने से पूर्व सभी साक्ष्यों के कथनों को लेखबद्ध करना एक पूर्ववर्ती शर्त होती है। मतलब जो भी वहां चीजें हैं, सारी चीजों को वहां पे लिखित रूप में ले लेना एक आपका जो क्या होता है, सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है, एक सबसे पहले आपकी एक शर्त होती है। यह एक अंतर्वर्ती आदेश है। धारा 202 के अंतर्गत आदेश का जारी करने के आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 नंबर में क्वेश्चन, मान लीजिए आपका क्या होता है कि आपका 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि अंतर्वर्ती आपका आदेश क्या होता है या फिर अंतर्वर्ती क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे अंतर्वर्ती को आपको समझाना होगा। एग्जाम्पल में आप अंतर्वर्ती आदेश भी लिख सकते हैं। जिसके विरुद्ध पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। अंतर्वर्ती क्या होता है, अंतर्वर्ती आदेश वो होता है जिसके जो है विरुद्ध आपका पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके विरुद्ध धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। किसके विरुद्ध, अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध। अब यहाँ पे देखो, मान लो अंतर्वर्ती आदेश आया तो अंतर्वर्ती में आप धारा 202 लिखोगे। ठीक है, 202 आप पूरा लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको धारा 482 याद है ना, तो आप धारा 482 लिखोगे। अगर तो यहाँ पे दोनों धारा आपको वहां पे लिखते हो तो आपका एक पेज आराम से भर जाएगा, और एक पेज भर जाएगा मतलब आपका 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चीजों को आपको ही समझना होगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे कि कौन चीज कहां से लिखना है, लेकिन लिखना तो आपको ही होगा एग्जाम में। अब हम लोग अपनी अगली धारा देखते हैं। अगली आपकी धारा है कि परिवाद का खारिज किया जाना। धारा 203 में आपका परिवाद का खारिज किया जाना बताया गया है। यदि परिवादी और साक्ष्यों के शपथ पर किए गए कथन पर यदि कोई वहां पे कथन है तो, और धारा 202 के अधीन जांच या फिर अन्वेषण के परिणाम को आपका विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय यह होती है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा, और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों के संक्षेप मजिस्ट्रेट के समक्ष वहां पे कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना बताया गया। ठीक है, यह चीज यहाँ पे हो जाएगी। और अगला यहाँ पे इसी में पॉइंट है आपका
कि किसी मामले का विचारण तत्काल प्रारंभ नहीं कर दिया जाता है। किसी मामले का विचारण आपका तत्काल प्रारंभ नहीं कर दिया जाता है। विचारण प्रारंभ करने के पूर्व कतिपय आपके औपचारिक कार्रवाइयों को पूरा करने का आवश्यक होता है। मतलब वहां पे आपको जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना आवश्यक होता है। इन कार्रवाइयों के अभाव में ना तो ठीक ढंग से विचारण हो सकता है और ना ही जो है न्याय के उद्देश्यों का पता हो चल पाता है। कि अगर जो वहां पे आप ढंग से चालू नहीं किए तो वहां पे आपको दोनों चीजों का पता नहीं चलेगा। ना ठीक ढंग से आपका जो है विचारण हो पाएगा, ना ही जो है न्याय का उद्देश्य का पता चल पाएगा। इन्हीं कुछ कार्रवाइयों का उल्लेख इस अध्याय में हम जो है कहाँ पे देखते हैं, धारा 204 से धारा 210 के बीच में देखते हैं। अब धारा 204 क्या है, देखो धारा 200 आपका 4 है कि आदेश का जारी किया जाना। आदेश का मतलब किसी आदेश को जारी किया जाना। इस धारा में किसी मामले की कार्रवाई के प्रथम चरण में आदेश का जारी किए जाने के बारे में बताया गया है। इसी उपधारा 1 के अनुसार जब किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार वहां पे हो तो वहां पे पर्याप्त अगर जो आधार आपके होते हैं तो यदि मामला सम्मन मामला है तो अभियुक्त की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कर सकेगा। सम्मन मामला आप लोग जानते हैं कि सम्मन वो होता है कि अपने सीनियर से जो है जो वहां पे सम्मन जारी कर सकते हैं उनसे आदेश लेकर किसी व्यक्ति के जो है लिए उसको जारी किया जाता है। ठीक है। यदि मामला वारंट मामला है तो अभियुक्त की जो है उपस्थिति के लिए वारंट या फिर उचित जो भी वहां पे हो तो उसको सम्मन या फिर जारी किया जाएगा। मतलब जो वहां पे उचित हो तो वहां पे वारंट या फिर सम्मन जारी किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आदेश का जारी करने से पूर्व परिवाद से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए वहां पे आदेश का जारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार उपधारा के अंतर्गत वह मजिस्ट्रेट जिसके अपराध का संज्ञान किया गया है और जिसे ऐसा मामला हस्तांतरित किया गया है ऐसे आदेश का जारी कर सकेगा। मतलब यहाँ पे कौन आदेश का जारी करेगा, आदेश का आपका वो जारी करेगा जो जिसके संज्ञान में वो मामला आया हो या फिर जिसके संज्ञान में वो मामला हो, मतलब वो मजिस्ट्रेट या फिर उस मजिस्ट्रेट ने किसी दूसरे का जो वहां पे रेफर किया है क्या चीज वही मामला, तो वो दूसरा जो मजिस्ट्रेट होता है वो वहां पे आदेश का जारी कर सकता है। जहां किसी मजिस्ट्रेट ने ना तो मामले को संज्ञान में किया है और ना ही हस्तांतरित किया है तो वहां वह ऐसी आदेश का जारी नहीं कर पाएगा। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 1 के अंतर्गत जारी की गई आदेशिका के साथ साथ यह परिवाद लिखित रूप में संस्कृत किया गया होगा कि उस परिवाद का प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाएगी। मतलब वहां पे जो आदेशिका जारी की जाएगी तो वहां पे जिस व्यक्ति ने जो है वहां पे ऐसी कार्रवाई करवाई है तो उसको यहाँ पे एक जिराक्स कॉपी दी जाएगी। ऐसी प्रतिलिपि आपकी जो है दिए जाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोपों का पता चले। मतलब जिसके विरुद्ध वहां पे आदेशिका जारी की गई तो उसको वहां पे क्या होना चाहिए, एक प्रतिलिपि दी जानी चाहिए। लेकिन यह आदेशिका के साथ साथ ऐसी प्रतिलिपि नहीं दी जाती तो ऐसी प्रतिलिपि नहीं दिए जाने मात्र से जारी की गई आदेशिका आपकी अमान्य नहीं समझी जाएगी। मतलब वहां पे जो व्यक्ति है जो आपका जो है वहां पे जिसके विरुद्ध आदेश का जारी की गई है, ठीक है, उसको एक जिराक्स कॉपी देनी चाहिए कि उसके ऊपर पता हो कि उसको क्या कौन कौन से चार्ज लगे हैं। अगर जो उसको यह प्रतिलिपि नहीं दी गई है तो वहां पे केवल प्रतिलिपि ना दिए जाने से जो है उस आदेश को वहां पे खारिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस उपधारा के प्रावधान केवल निर्देशात्मक होते हैं, संवेदनात्मक नहीं। मतलब यहाँ पे केवल निर्देश व्यक्ति के लिए होता है, मतलब मजिस्ट्रेट के लिए निर्देश होता है, लेकिन संवेदनात्मक नहीं होता। वहां पे कोई जरूरी नहीं होता वो चीजें। फिर यदि ऐसी आदेश का जारी किए जाने के लिए कोई शुल्क संदेह है तो वहां पे आदेश का तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे शुल्क का भुगतान न कर दिया जाता हो। यदि शुल्क उचित समय में नहीं जमा की गई तो वहां पे मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर देगा। यह चीज यहाँ पे बताएगा। अगला आपका यहाँ पे केस आपका बना अनिल शरण बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला, और इस मैटर में यह बताया गया कि इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट को केवल उस बात का समाधान करना चाहिए कि परिवाद में अंकित तथ्यों में से प्रथम दृष्टया मामला बनता है या फिर नहीं बनता है। ठीक है। मजिस्ट्रेट के लिए यह उचित नहीं है कि वह इस स्टेज पर इन बातों का विचार करे कि अभियुक्त के विरुद्ध कौन सा अपराध बनता है। क्या अभियुक्त ऐसे अपराध के लिए उत्तरदायी है? क्या अभियुक्त के पास अपराध से बचने का कोई उपलब्ध वहां पे सुझाव है? तो यहाँ पे इस चीज को वहां पे
मजिस्ट्रेट का ये काम नहीं होता। मजिस्ट्रेट का काम ये होता कि वह प्रथम दृष्टया मामला देखे कि वह प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता, ये मजिस्ट्रेट का वहां पे बताया गया। राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे बनाम उत्तम वगैरह का मामला एक सामने आया। उसमें बोला गया कि धारा 204 के अंतर्गत आदेश का जारी करने के आदेश को विरुद्ध रूप से अंतर्वर्ती आदेश नहीं माना गया है। ऐसे आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 397 के अंतर्गत पुनर्निरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 397 के उपबंध ऐसे आदेश पर लागू नहीं होते हैं। यह चीज यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे दोनों आपके केस इंपॉर्टेंट केस हैं और दोनों केस अगर जो आपका जो आदेशिका के बारे में आता है तो वहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है धारा 205। और धारा 205 आपका क्या है, यह है कि मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर देना। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। ठीक है, यह धारा अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थित से अभिमुक्त मतलब वहां पे मुक्त कर देना के प्रावधान को बताती है, मतलब मुक्त कर देने के प्रावधान को बताती है। इसकी उपधारा 1 के अनुसार मजिस्ट्रेट उचित प्रतीत होने पर किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थित से वहां पे मुक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है, लेकिन वह जब चाहेगा तो वहां पे उसको जिसको मुक्ति प्रदान की उसको वहां पे उपस्थित होना होगा। ठीक है, व्यक्तिगत जो है उपस्थिति से जो है अभियुक्त को केवल सम्मान मामलों में ही नहीं अपितु सभी मामलों में वहां पे मुक्ति दी जा सकती है जिनमें मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है, अर्थात वारंट मामलों में भी जहां मजिस्ट्रेट धारा 204 के अंतर्गत स्वविवेकानुसार सम्मन जारी करता है, अभियुक्त वहां पे उसको स्वमुक्ति वहां पे अभिमुक्त कर दिया जाएगा। अभिमुक्त मतलब वहां पे उपस्थित होने से उसको अभिमुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जहां किसी मामले में वारंट जारी किया गया है वहां मजिस्ट्रेट इस धारा के जो है अधीन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, जहां पे वारंट जारी है वहां पे जो है उसको अपने व्यक्तिगत रूप से हाजिरी से अभिमुक्त नहीं किया जाएगा। जहां पे सम्मन जारी वहां पे हो सकता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है व्यक्तिगत आपका उपस्थिति से अभियुक्त सामान्यतः मामलों की प्रकृति, पक्षकार की स्थिति, इन सारी चीजों पर वहां पे निर्भर करता है। इसका आपका एक केस बना कि SV मजूमदार बनाम गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। उसमें एक मामला है कि उसमें उच्चतम न्यायालय ने बताया कि वह स्वयं उपस्थिति से मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र विचार करते समय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बातों पर ध्यान में रखेगा। मतलब जो स्वयं से अगर जो वहां पे मुक्ति दे रहा है तो वहां पे मुक्ति तो दे रहा ठीक है, लेकिन उसके पहले उसको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो आपकी बातें क्या है, क्या सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत वहां पे उपस्थित आवश्यक है, कि वहां पे जो व्यक्ति को वहां पे मुक्ति दी जा रही क्या प्रत्येक तिथि पर उसकी जो है उपस्थित आवश्यक है और उससे कोई प्रयोजन सिद्धि होने वाला है या नहीं है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्या वहां पे उपस्थित ना होने पर विचारण में व्यवधान उत्पन्न होगा, कि वहां पे अगर वो व्यक्ति वहां पे उपस्थित नहीं होता तो वहां पे जो वहां पे केस है उसमें व्यवधान तो नहीं उत्पन्न होगा। इन चीजों का वहां पे स्वाभिवेक पर निर्भर करता है और इनको यहाँ पे अपने माइंड में क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, मतलब आपका एक धारा आपका केस बनता है, सॉरी, मिस्टर JHCL एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट बनाम इंडिया इन्फोलिन लिमिटेड। इसमें जो उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि आदेश का जारी किए जाने की 2 बातें होती हैं और वो दोनों बातें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है छोटे अपराधों के मामले में आपके विशेष सम्मन, ये आपके धारा 206 में हम यहाँ पे देखते हैं। इस धारा की संहिता में नवीन रूप से सम्मिलित की गई है। ये धारा आपकी जो संहिता में आपकी नवीन रूप से मतलब नए रूप से सम्मिलित की गई है। यह ऐसे अपराधों के लिए है जो 1000 रुपए से अधिक जुर्माने से दंडनीय नहीं है। विशेष सम्मन जारी करने की न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख यहाँ पे करती है। जिसका जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है उसके बारे में यह धारा उपबंधित करती है और ऐसे अपराधों का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट इस आशय का सम्मन जारी कर सकेगा। किस आशय का आपका सम्मन जारी करेगा उसको देखते हैं। नंबर 1 पे आपका अभियुक्त सम्मन जो है विनिर्दिष्ट दिनांक को स्वयं और उसके समक्ष उपस्थित हो। अभियुक्त सम्मन में विनिर्दिष्ट दिनांक को और उसके समक्ष उपस्थित हो तब वहां पे मजिस्ट्रेट जारी करता है। वहां पे अपने अभिवक्ता के माध्यम से यहाँ पे अभिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो। ठीक है, यदि उसके समक्ष उपस्थित हुए बिना अपने पर लगाए गए आरोप को दोषी
होने का अभिवचन अगर जो कराना चाहे तो वहां पे दोषी अभिवचन नहीं करा सकता, ठीक है। और ऐसा अभिवचन लिखित रूप से सम्मान और निर्दिष्ट जुर्माने की रकम जो 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी वह डाक द्वारा संदेहवाहक नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय में भेजेगा, ठीक है। अथवा वहां पे क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि यदि वह अपने पर लगाए गए आरोप कि दोषी होने की अभिवचन अपने अभिवक्ता के माध्यम से करना चाहे तो वह ऐसे अभिवक्ता को इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करेगा। या कौन करेगा, या वह जो दोषी व्यक्ति करेगा। इस प्रकार इस धारा में उपबंधित नवीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे मामलों को अभियुक्त व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थित होने वाली अनावश्यक कार्रवाइयों से बचाना है। मतलब क्या है कि 1,000 रुपये का आपका अगर जुर्माना हुआ तो ऐसे छोटी छोटी वहां पे कार्रवाइयों से बचाना है। तो यहाँ मान लीजिए आपका जो है 1,000 रुपये से कम जुर्माना हुआ तो क्या कर सकते हैं, आप उसको डाक के द्वारा भेज सकते हैं, अपने जो है एडवोकेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको वहां पे कोर्ट में करवा सकते हैं। इन सारी चीजों को वहां पे बचाना होता है। इस धारा की परिधि में मुख्य रूप से निम्नांकित आपके मामले आते हैं। नंबर 1 पे जो 1,000 रुपये तक जो है अर्थदंड से दंडनीय हो, या फिर जो मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, या फिर जो संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निपटाए जा सकते हैं। ये आपके जो है जो मतलब 1,000 रुपये द्वारा दंडनीय मतलब जो आपके मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते वो भी यहाँ पे मैटर होते हैं। ऐसे मामले 1,000 रुपये से अधिक जुर्माने अधिरोपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे मामले से अधिक यहाँ पे जो जुर्माना होता है उसको इसमें नहीं आता है, वो मैटर इसमें नहीं आते हैं। फिर ऐसे मामलों में अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आरोप को सुन व समझकर अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। निसंदेह विधि आयोग की अनुशंसा पर आधारित यह व्यवस्था इस संहिता में एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है पॉइंट कि धारा 207 और धारा 207 आपका क्या है कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या फिर अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या फिर यहाँ पे ये बताया गया सिंपली सा, अगर जो आपको वहां पे कोई भी केस दर्ज होता है, कोई भी चीज आपके ऊपर आरोप लगता है तो उसको आपको जो जिराक्स कॉपी दी जानी चाहिए। यह धारा इस संहिता में नवीन रूप से सम्मिलित की गई है। इसमें पुलिस रिपोर्ट पर संदिग्ध मामलों में अभियुक्त को एक दस्तावेज की प्रतिलिपि वहां पे दे जाने का प्रावधान किया गया है। ये आपकी जो क्या हो सकती है, पुलिस रिपोर्ट हो सकती है, धारा 154 के अंतर्गत आपका FIR हो सकता है, ठीक है। इन सारी चीजों को यहाँ पे हो सकता है। जो भी वहां पे क्या होगा, जो आपका एक दस्तावेज आपके ऊपर जो भी चार्ज लगा होगा उसका आपको जिराक्स कॉपी देना चाहिए। अगली आपकी धारा है धारा 208 और धारा 208 में आपको बताया गया कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दे जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे धारा 208 में बताया गया। कौन यहाँ पे देगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देनी चाहिए। ये धारा 208 आपका बताती है, कौन, लॉ ऑफ क्राइम की धारा 208। और इस धारा 208 की अगर बात की तो इसमें बताया गया सिंपली सा कि यह धारा इस संहिता में नवीन रूप से यह भी सम्मिलित की गई है। इसकी उपधारा 1 के अनुसार जब कोई मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा किया गया हो और ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रकट किया जाए कि उस मामले में अंतर्विशिष्ट अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में मजिस्ट्रेट उस मामले से संबंधित जांच या फिर विचारण या फिर कार्रवाई पर रोक देगा और ऐसे अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को मामले की रिपोर्ट वहां पे मांगेगा। पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाने पर यदि मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का संज्ञान करता है तो वहां पे क्या कर सकता है, वह जो है व्यक्ति स्वयं मतलब मजिस्ट्रेट स्वयं जो जांच कर सकता है या फिर पुलिस के द्वारा आदेश उसको देकर जांच करवाया जा सकता है। यह चीज यहाँ पे बताया गया, कौन, 173 में हमने आपको बताया था। फिर यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद के मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है या यदि किसी मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है तो वह उपधारा 3 के अनुसार उनके द्वारा स्थगित रखी जाएगी और वहां पे जांच विचारण करने के कार्रवाइयों के लिए उसको आगे वहां पे कार्रवाई करेगा। उसके अनुसार वहां पे वर्णित जो वहां पे संहिता में जो कानून है आपको उसके अनुसार वहां पे कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो है कहाँ तक पढ़ रहे थे, ये हम लोग धारा 208 तक पढ़ा। अब देखते हैं कि आपका चार्ज क्या होता है। चार्ज को यहाँ पे समझते हैं। चार्ज आपका जो है आपराधिक न्याय प्रशासन में आरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका स्थान होता है। आरोप ही जो है न्यायिक प्रक्रिया को सक्रिय और
गतिवान बनाता है, मतलब उसके ऊपर कैसा आपका आरोप लगा है, कैसा उसके ऊपर जो चार्ज लगा है, यही चीज जो है उसको क्या करता है, न्यायिक प्रक्रिया को एक्टिव करता है और उसको जो है मोशन देता है। आरोप के अभाव में अभियोजन को प्रारंभ ही नहीं हो पाता, मतलब अगर जो आपको पता ही ना हो कि आपके ऊपर कौन सा जो चार्ज लगा हुआ है तो आपका जो वहां पे चीजों को आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का ऐसा लिखित कथन होता है जिसमें आरोप के आधारों के साथ साथ समय, स्थान और भी अन्य चीजों का वहां पे उल्लेख किया जाता है जिसके बारे में अपराध किया गया हो। ठीक है, अगर जो आपके ऊपर पता होता कि आरोप ये लगा है तभी तो उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी तो ये हो सकता है मतलब कि आपने क्या गलतियां किया है, ठीक है, आपके ऊपर आरोप के क्या आधार है, इन्हीं सारी चीजों मतलब आपके जो है आपने कौन सा विरुद्ध अपराध किया है, इन सारी चीजों को कहाँ पे आरोप में लिखा जाता है। इस प्रकार आरोप का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त पर अपराध का दोष लगाना है। इसके आधार पर ही अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा के तर्क प्रस्तुत करता है। सामान्यतः जो है आरोप तभी लगाया जाता है जबकि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोप आपका कब बनेगा, आरोप आपका तब बनता है जब मजिस्ट्रेट के सामने ये मैटर पहुंचे और वहां पे वो समझ लेता है कि यह प्रथम दृष्टया मामला, तब आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। इसीलिए आरोप और परिवाद में अंतर किया गया है। परिवाद किसी अपराध की एक सूचना मात्र होता है जिसको सत्यता आरोप का रूप लेती है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये मतलब आपका ये है कि देखो एक होता है आपका परिवाद, ये आपकी कहानी यहां से चलती है। देखो कि अगर तो यहाँ पे कोई दो व्यक्ति हैं, ये ए है ये बी है, इन लोगों में कोई फाइटिंग हुई, कोई फाइटिंग यहाँ पे हुई, ये कहाँ गया, ये आपका चला गया पुलिस स्टेशन, ये आपका जो है यही अपना जो है चुप है घर में आपका बैठा है, ये घर पर ही है, ये पुलिस स्टेशन चला गया। अब पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, इसने जो है अपना ये वाद वहां पे किया कि हमारे ऊपर ये मतलब पहले अपना एफआईआर लिखवाएगा, एफआईआर जब लिखवाएगा तो यहाँ पे वाद हो गया। ठीक है, वाद अगर जो हो गया तो ये चीजें जाती हैं मजिस्ट्रेट के पास। आप लोग जानते हैं कि एफआईआर जो मजिस्ट्रेट के पास जाती है, मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट जो है इसको देखता है तो मजिस्ट्रेट क्या कहता है, ये अभी आपका ये परिवाद है, ये अभी आपका परिवाद है। तो मजिस्ट्रेट फिर क्या करता है, ये जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट ये आपका करेगा, ये आपको जो है एक जो आपको बताया था ना अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी या फिर जो है को बोलकर, तो यहाँ पे अधीनस्थ अधिकारी किसको बोलेगा, पुलिस ऑफिसर में किसी को बोलेगा, थाना इंचार्ज को बोलेगा, पुलिस में किसी को, या फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या फिर जो है अधीनस्थ अधिकारी या फिर जो है पुलिस इंचार्ज किसी को बोलकर, या फिर अधीन मजिस्ट्रेट खुद जो है अन्वेषण करेगा, अन्वेषण करेगा। ठीक है, और अन्वेषण अगर वहां पे करता है, अन्वेषण करता है, अन्वेषण में वो पाता है कि हाँ ये यहाँ पे जो मैटर हुआ है ये आपका सही मैटर है, मतलब यहाँ पे ये आरोप लगा था कि यहाँ पे इन लोगों की फाइटिंग हुई। तो अगर फाइटिंग होती है और अन्वेषण में पाया जाता है तो वहां पे क्या होता है, तब उसको जो है क्या होता है, वो चार्ज आपका बनता है। चार्ज ये आपका एक आरोप होता है, चार्ज ये आपका एक आरोप होता है, और परिवाद जो होता है ये आपका सिंपल सा एक जो है आरोप के होने की जो पहले जो प्रक्रिया होती है वो आपका जो क्या होता है, आरोप होने की पहली प्रक्रिया आपकी परिवाद होता है। परिवाद आपका आरोप नहीं होता, परिवाद आपका आरोप नहीं होता, दोनों अंतर होता है। ठीक है, परिवाद के जो है आधार पर आप किसी को जो है दोषी नहीं ठहराते हैं, जब उसके ऊपर आरोप लग जाता है तब वहां पे वो दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, आरोप जो है एक सत्यता का जो है रूप होता है, और अब आपका परिवाद क्या होता है, परिवाद एक सूचना का रूप होता है। ठीक है, अपराध की एक सूचना का रूप होता है। आरोप का अंतर वस्तु क्या होता है, इसको यहाँ पे देखते हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन में आरोप का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आरोपों के आधार पर अभियुक्त अपनी जो है प्रतिरक्षा के तर्क प्रस्तुत करता है, अतः आरोपों का सृजन अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर तो किसी के ऊपर आरोप लगाए तभी तो अपने आरोप का खंडन कर पाएगा ना, तो आरोप अगर जो लगता है, ठीक है, तो वह तर्क पर उसको खंडन करने की कोशिश करता है। यदि अपराध की उन सभी बातों को का जिनके आधार पर अभियुक्त को अपराध आरोप लगा है और आरोप में उल्लेख नहीं किया जाता है तो वह त्रुटिपूर्ण होने के कारण अमान्य समझा जाएगा। मतलब किसी के ऊपर आरोप लगा कि आपने चोरी किया है 1,000 रुपए का,
और वहां पे 1,000 रुपया ही वहां पे नहीं शो कर पा रहे कि 1,000 रुपया कहाँ थे, ठीक है, कहाँ से आए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो वो उस चीज को, आरोप को अमान्य कर दिया जाता है। अतः आरोप के सृजन में निम्नलिखित आपकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं देखते हैं। नंबर 1 पे आपका, प्रत्येक आरोप में अपराध का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसका कि अभियुक्त पर आरोप लगा हो। यदि विधि के अंतर्गत उस अपराध का कोई नाम नहीं दिया जा सकता है तो आरोप पत्र में उसका नाम दिया जाना चाहिए। यदि विधि के अंतर्गत उस अपराध का कोई नाम नहीं दिया जा सकता है तो आरोप पत्र में उसका नाम दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे उदाहरण आपको देखने को मिलता है, यदि किसी अभियुक्त पर चोरी, हत्या, बलात्कार, न्याय भंग का स्पष्ट अपराध लगता है तो अपराध का आपका जो है धारा के आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर जो अपराध लगता है तो अपराध का यहाँ पे भी बताना चाहिए कि आपने ये जो काम किया है वो किस धारा के अंतर्गत आपके ऊपर अपराध लगाया गया, ठीक है, ये भी वहां पे बताया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई अपराध जिसे विधि के अंतर्गत कोई नाम नहीं दिया गया है तो अपराध में उस अपराध का जो है नाम वहां पे परिभाषा दिया जाना आवश्यक होता है, जिससे कि अभियुक्त को आरोप की सूचना मिल जाए। आरोप में विधि एवं विधि के उस धारा का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। आरोप लगा दिया गया है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि आरोपित अपराध का गठन करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित सभी शर्तें वहां पे पूरी करती है। मतलब किसी के ऊपर अगर जो आरोप लगाया गया, कोई भी आरोप लगाया गया है, तो आरोप जो हुआ है तो उसकी जो शर्तें होती हैं उन सारी शर्तों को वह जो है अपराध जो उसने किया, जो काम उसने किया है, वो सारे काम को, उन सारे शर्तों को वह पूरा करता हो वो काम। आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए। आरोप जो भी लगा हो न्यायालय की भाषा में लिखा हो, ठीक है। यदि पश्चावर्ती अपराध के लिए अभियुक्त को पूर्व दोष सिद्धि का सहारा लिया जाना है तो आरोप में ऐसी पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तिथि और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन यदि इस प्रकार का कथन किसी कारण से आरोप में अंकित किए जाने से रह जाता है तो मजिस्ट्रेट दंडा देने से पूर्व कभी भी उसमें जोड़ सकता है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। यदि पहले से कोई अपराध किया गया तो वहां पे उसको लिखा जाना चाहिए, अगर जो वहां पर रह जाता है तो उसको बाद में जोड़कर सही कर सकता है। इस प्रकार आरोप के लिए सामान्यतः अपराध का नाम, स्थान, ये सारी चीजें वहां पे लिखी जानी चाहिए। वह जो है एक कैसे होना चाहिए, वो एक जो है कानूनी भाषा में लिखा होना चाहिए, उसकी परिभाषा होनी चाहिए, आरोप जो लगा है उसकी सारी शर्तों को पूरा होना चाहिए आरोप की, ठीक है, अपराध की, ठीक है, तब वहां पे आरोप होता है। यहाँ पे आपका एक केस बनता है संतोष कुमारी बनाम जम्मू एंड कश्मीर मामले में। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि आरोप यथासंभव संक्षिप्त में होना चाहिए, उसमें घटना का समय, स्थान, ये सारी चीजों का उल्लेख वहां पे किया जाना चाहिए, ठीक है। धारा 212 में देखते हैं यहाँ पे समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा तो उसके बारे में समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में जो भी वहां पे विशिष्ट चीजें हैं उनका वहां पे उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है। धारा 213 आपका है कि कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, जब मामला इस प्रकार हो। मतलब अपराध कब हुआ है इस चीज को वहां पे बोलना चाहिए कि हाँ आपने ये अपराध किया हो, जब मैटर आपका इस प्रकार हो, किस प्रकार हो, उसको यहाँ पे देखते हैं। इस धारा में अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध की पर्याप्त सूचना देने के उद्देश्य के आरोप में अपराध कारित किए जाने की जो है रीतियों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ठीक है। मतलब जो रीति, मतलब आप जो जानते हैं क्या होता है, एक चलन होता है, ठीक है, उन चीजों का यहाँ पे बताया गया है। इसके अनुसार जब आरोप में धारा 211 और 212 वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त की उस पर आरोपित बात की सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब ऐसे आरोप में उस रीत की जिसमें अभिकथित अपराध किया गया है विशिष्टियां का उल्लेख किया जो है जाएगा, ताकि अभियुक्त को उस समय आरोपित अपराध की पर्याप्त सूचना मिल जाए। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो धारा लगी है, धारा लगी मतलब कि आपके ऊपर जो धारा 211 मतलब आरोप की अंतर्वस्तु जो लगी है, और धारा 212 जिसमें आपको जो है टाइम लिमिट, टाइम, आपका नाम, पता, ये सारी चीजें दी गई हैं, उनको चीजों को वहां पे लिख के देना चाहिए कि जिसके माध्यम से उसको पता चले कि हाँ हमारे ऊपर ये आरोप लगा है। ये चीज आपको कौन बता देता है, ये आपकी धारा 213 बताती है। धारा 14 आपका है कि आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिनके अधीन वह अपराध के दंडनीय है। मतलब
अगर जो आपके जो है मतलब किसी चीज का जो है आरोप आपके ऊपर लगा है, ठीक है, तो आरोप जो लगा है वो आपको वहां पे लिख के वहां पे देंगे, ठीक है, कानून की भाषा में। लेकिन कानून की भाषा में जो शब्द लिख के देंगे उस शब्द का अर्थ वही लिया जाएगा जो वहां पे कानून की किताबों में लिखा हुआ है। उसके अलावा कोई वहां पे शब्द का मतलब नहीं निकाला जाएगा, और उस शब्द के लिए जो वहां पे दंड दिया गया है, ठीक है, वो ही वहां पे दंड दिया जाएगा। धारा 215 आपकी गलतियों का प्रभाव अपराध के या फिर उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना। इसका क्या मतलब, इसको यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए आपने जो आरोप पत्र तैयार किया, आरोप तैयार किया, ठीक है, उसमें कुछ आपकी चीजें रह गई हैं, कुछ चीजें रह गई, उन पे आप ध्यान नहीं दे पाए, उसमें आरोप में कुछ गलतियां रह गई, तो उनका क्या होगा, उनका जो है बाद में आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस पर जो है अपना प्रकाश डाल सकते हैं, प्रकाश निदर्शन, उसमें जो है बाद में उसको सही कर सकते हैं। और इस चीज को यहाँ पे बताया गया कि अगर जो वहाँ पे आप सही नहीं करते हैं, ठीक है, तो वह भी जो है आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। और सुसंगत तथ्यों से संबंधित विवरण का आरोप में नहीं देना तब तक आरोप को अविधिमान बना देगा जब तक कि अभियुक्त के हितों में प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ा हो। यह चीज यहाँ पे बताया गया। यहाँ पर आपका केस एक बना कि रफीक अहमद उर्फ रफीक बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि आरोप की विवेचना नहीं किए जाने अथवा आरोप में कोई त्रुटि रह जाने मात्र से विचारण स्वतः दूषित नहीं होता। मतलब वहां पे मान लो आरोप पत्र जो तैयार हुआ है उसमें कोई गलती रह जाती है तो उसके गलती मात्र से वह जो है मतलब बेकार नहीं हो जाता, ठीक है, वह दूषित नहीं हो जाता है। यह प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कोई विचारण दूषित हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आरोप की विवेचना करते समय यह जो है ध्यान में रखना चाहिए कि अभियुक्त किसी अपराध का दोषी रहा हो या फिर दोषी नहीं रहा है। मतलब वहां पे अगर जो वहां पे विवेचना आप कर रहे हैं तो वहां पे पहले से आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आरोप जो है इससे पहले आपका दोषी रह चुका है, दोषी नहीं रह चुका है, इस बात का हम लोग वहां पे ध्यान देंगे। अगला आपको पॉइंट है धारा 216 और धारा 216 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। इसको यहाँ पे देखते हैं कि इस धारा के अंतर्गत न्यायालय की आरोपों में परिवर्तन एवं परिवर्धन करने की शक्तियां बताई गई हैं। इसके अनुसार वह निर्णय से पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताए गए हैं। ऐसे प्रत्येक परिवर्तन या फिर परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विरचित आरोपों की त्रुटियां एवं कमियों को दूर रखना होता है। मतलब न्यायालय आपने जो आरोप पत्र तैयार किया है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन न्यायालय जब चाहेगा तो आरोप पत्र में जो है परिवर्तन कर सकता है। इस चीज को यहाँ पे बताया गया। और जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको यहाँ पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि हमने इस परिवर्तन ये परिवर्तन किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसमें जो त्रुटियां थी आरोप में उसकी जो है कमी को दूर करता है। यदि विचारण न्यायालय आरोपों की जो है ऐसी त्रुटियां या फिर कमियों को दूर करने में असफल रहता है तो धारा 465 के अधीन इन्हें अपीली अथवा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दूर किया जा सकता है। उपधारा 3 के अनुसार यदि परिवर्तन या फिर परिवर्धन ऐसा है कि जिससे अभियुक्त पर प्रतिरक्षा करने में या फिर अभियोजन पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो न्यायालय उस विचारण को ऐसे जारी रखेगा मानो वह परिवर्तित या फिर परिवर्धित आरोप मूल आरोप ही है। मतलब वहां पे क्या हुआ कि आपका जो आरोप पत्र था वो अगर जो विचारण में सेम टू सेम रखा गया तो वह पहले जैसा माना जाएगा जैसा कि आपका मूल रूप में ही था, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे है कि लेकिन यदि ऐसे परिवर्तन आपका परिवर्तन से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो तो न्यायालय उपधारा 4 के अंतर्गत नए विचारण को निर्देश दे सकेगा, आवश्यकता अनुसार विचारण को स्थगित कर सकेगा। मतलब जो उस पर विचार हो रहा होगा उसको न्यायालय जो है रोक सकेगा यदि परिवर्तित या फिर परिवर्धित किए जाने वाला आरोप ऐसे किसी अपराध से संबंधित है जिसके अभियोजन के लिए वह पूर्व अनुमति आवश्यक हो तो वहां पे पूर्व अनुमति के बिना वहां पे कोई कार्रवाई वह नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया गया। अगली आपकी धारा है धारा 219 और इसमें बताया गया कि एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराध का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा, ठीक है। एक ही वर्ष में एक ही जैसे आपने 3 आरोप किया है, 3 अपराध किया है तो एक साथ उनका जो है लगाया जा सकेगा। इसको धारा 219 में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं, देखो इसमें बताया गया कि इस धारा में एक ही वर्ष में किए गए एक ही प्रकार के 3 अपराधों को बताया गया है। इसकी उपधारा 1 के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर एक ही वर्ष में एक से अधिक 3 बार अगर जो उसको
एक ही प्रकार के 3 अपराध का उपयोग अगर जो उसको वहां पे जोड़ हो, चाहे वे एक ही व्यक्ति के प्रति किए गए हों चाहे अलग अलग व्यक्तियों के प्रति किए गए हों, तो एक ही विचारण में उस पर जो आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा। मतलब एक व्यक्ति है, इसने अगर 3 अपराध किए हैं, चाहे एक व्यक्ति के ऊपर 3 अपराध किए हों एक जैसा, चाहे जो है यह 3 व्यक्ति के ऊपर जो है एक जैसा अपराध किया हो, ठीक है, तो उनके लिए एक साथ जो वहां पे विचारण किया जा सकेगा और आरोप लगाया जा सकेगा। ठीक है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ना तो अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ना ही उसे प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। इस प्रकार इस धारा में प्रयोज्यता के लिए जो निम्न 3 बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अपराध एक ही प्रकार के हों, ऐसे अपराध 3 से अधिक ना हो, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा ना हो, वे एक ही वर्ष के अंतर्गत किए गए हों, मतलब एक ही वर्ष में उसने 3 अपराध किया हो, ठीक है, एक ही तरह के, तो वो चीजें धारा 219 के अंतर्गत आती हैं। यदि इस धारा द्वारा अनुमत अपराधों से अधिक विचारण एक साथ किया जाता है तो यह विधि के प्रतिकूल माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो एक साथ अगर जो विचारण आपका किया था तो अच्छी बात है, एक से अगर जो ज्यादा बार वहां पे अधिक बार जो वहां पे विचारण किया जा रहा है 3 अपराध के लिए तो भी वह प्रतिकूल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक केस हुआ मुजाहिर हुसैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें बोला गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि चेक अनादरण के मामले में 2 अनादत चेक का विचारण संयुक्त रूप से किया जा सकता है, जहां वे 2 माह के अंतराल से जारी किए गए और एक ही वर्ष के अनादत हुए। ठीक है, मतलब चेक बाउंस हुआ है। लेकिन श्रीमती सुमेधा सुनील चितपुर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में बताया गया कि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा बताया कि 3 भिन्न भिन्न तारीखों पर किए गए चेकों के अनादरण के मामले एक साथ भी विचारण नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक ही संव्यवहार के भाग नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों केस आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आपका आता है कि एक ही वर्ष में, मतलब धारा 219 मान लो आपका आ गया, तो वहां पे धारा 219 में आप ये दोनों अगर जो वहां पे मैटर लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन में जो है बहुत ही ज्यादा वजनाहट आएगी। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है धारा 220 से आपका एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, मतलब एक जैसे अपराध के लिए आपने विचारण कर लिया, अब एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। धारा 218 में प्रतिपादित इस सामान्य नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है। प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप लगाया गया है और प्रत्येक आरोप पृथक विचारण होगा। ठीक है, ये धारा 218 और 220 ये एक दूसरे के अपवादी होती हैं, ये चीज यहाँ पे बताया गया। अब देखो, एक ही संव्यवहार में किए गए एक से अधिक अपराध का विचारण हम कैसे करते हैं वहां पे देखते हैं कि इसकी उपधारा 1 के अनुसार जब कोई व्यक्ति परस्पर संबंध कार्यों का एक ही श्रृंखला में एक से अधिक अपराध कारित करता है तो ऐसे अपराध के लिए एक ही विचारण में उसको आरोप लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है दुर्विनियोग एवं लेखाओं के मिथ्याकरण के लिए संयुक्त आरोप एवं उसका, मान लीजिए आपने दुर्विनियोग किया और उसका जो है लेख का जो है गलत वहां पे लेख लिखा तो उसके लिए आप संयुक्त आरोप अपराध वहां पे हो पाएगा और उसका विचारण हो पाएगा। एक से अधिक परिभाषाओं में आने वाले अपराध का विचारण कैसे होता है? उपधारा 3 के अनुसार यदि अभिकथित कार्य किसी ऐसे अपराध का गठन करता है जो किसी विधि के एक से अधिक परिभाषाओं में आता है तो अभियुक्त ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए विचारण आरोपित कर सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। मतलब एक ही अपराध जो है आपका, मान लो क्या होता है एक से अधिक परिभाषाओं में आता है तो वहां पे दोनों के लिए वो चीजें की जाएंगी। कई कार्यों से गठित भिन्न भिन्न अपराधों का विचारण यहाँ पे देखते हैं। उपधारा 4 के अनुसार कभी कभी अनेक कार्यों की श्रृंखलाओं में, मतलब श्रृंखला आपका क्या होती है, श्रेणी होती है, ठीक, सीरीज होती है, सीरीज से मिलकर कोई अपराध घटित होता है। अतः ऐसे कार्यों में प्रत्येक कार्य वहां पे सुस्पष्ट अपराध होता है और सबके लिए अलग अलग वहां पे विचारण किया जाएगा। ठीक है, और वहां पे उनका सबका एक साथ भी विचारण किया जा सकेगा। तो ऐसे कार्यों के समूह से और दूसरे अपराधों का गठन हो जाता है तो ऐसे सभी अपराधों को एक साथ आरोपित किया जा सकेगा और उनका एक साथ भी विचारण किया जा सकेगा। धारा 221 आपका है जहां इस बारे में संदेह कि कौन सा अपराध किया गया है तो उसके लिए आपकी धारा 102 क्या कहते हैं उसको हम देखते हैं। यह धारा ऐसे अपराधों में से संदेहजनक होती है कि जहां पे विचारण किए जाने में के बारे में प्रावधान करती है। यहाँ पे संदेहजनक होता है लेकिन विचारण के लिए प्रावधान करती है। कहाँ पे? धारा 221। इसकी उपधारा 1 के अनुसार
जहाँ किया गया कोई कार्य या फिर कार्यों की जो है श्रृंखला ऐसी प्रकृति को शो करती है जहाँ पे संदेह उत्पन्न होता है कि यहाँ पे कौन सा अपराध किया गया है। तो कई अपराधों में से कौन सा अपराध वहाँ पे किया गया है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या फिर उनमें से कोई अपराध करने का आरोप लगाया जा सकता है और ऐसे आरोपों में अनेक आरोपों का एक साथ विचारण किया जा सकेगा। तो इससे यहाँ पे ये समझ में आया कि आपके ऊपर अगर जो आरोप लगे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका एक साथ विचारण किया जा सकता है। धारा 222 आपका है कि जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत अगर जो आता है, तो वहां पे क्या है उसको देखते हैं। जब अपराध साबित हुआ है और आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है, मान लीजिए आपके ऊपर आपने कोई गलत काम किया और उसके लिए आपको अपराध भी साबित हो गया और वो आरोपित अपराध के अंतर्गत भी आता है, तो उसके लिए जो आपकी जो है चीजें हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस धारा के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया जिनमें किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, जिसके लिए यद्यपि वह आरोप नहीं लगाया गया। तो उदाहरण के लिए देखिए, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो तथ्यों से वह छोटा अपराध बनता है, या जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है तो वह लेकिन साबित तथ्यों से वह अपराध केवल अपराध कार्य होने के प्रयत्न को दर्शाता है, यद्यपि उस पर ऐसे प्रयत्न का जो है आरोप नहीं लगाया गया था। ठीक है, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर जो अपराध है वो लगाया गया है। ठीक है, तो आरोप क्या है, वो आरोप आपको जो कोई आपने अपराध किया है उसका प्रयत्न को दर्शाता है। यहाँ पे आपका केस है कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्त के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि जहां अभियुक्त किसी बड़े अपराध का आरोप सुनाया गया लेकिन उससे छोटा अपराध साबित हुआ, वहां अभियुक्त को ऐसे छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा, भले ही उसे ऐसे अपराध का आरोप सुनाया गया हो या नहीं। मतलब आपको मान लीजिए फांसी की सजा आपको सुना दी गई, लेकिन आपको जो है साबित हुआ कि आपको 7 साल की ही सजा होगी, तो 7 साल के लिए अगर जो आपको जेल की सजा सुनाएगी तो ठीक है, नहीं सुनाएगी तब भी कोई बात नहीं, आपको फांसी नहीं, वहां पे आपको 7 साल की ही सजा होगी। ये चीज यहाँ पे बताया गया। लेकिन एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत कारित अपराध को धारा 302 के अधीन कारित अपराध को लघु अपराध नहीं माना। ठीक है, ये अलग बात हो सकता है कि जो है किसी को छोटा अपराध किसी को बड़ा अपराध नहीं माने, वो आपकी अलग मैटर है कोर्ट का। यदि अभियुक्त पर धारा 302 का विरचित किया गया है तो वहां पे धारा 306 के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता यदि उस पर आरोप नहीं है तो। ठीक है, मान लीजिए जो वहां पे धारा लगाया गया, मतलब जो वहां पे आरोप लगाया गया, अगर वो धारा वहां पे सिद्ध होता तो ठीक है, अगर वो सिद्ध नहीं होता तो उससे छोटा अपराध जो मान लो वहां पे आपको नहीं सुनाया गया तो वो भी वहां पे किया जाना चाहिए यहाँ पे। और इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका ये हुआ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्त में इसमें जो है ये हुआ कि धारा 306 के अंतर्गत कारित अपराध को धारा 302 के अंतर्गत आपका लघु अपराध नहीं माना गया। धारा 223 आपका है किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, किन व्यक्तियों पे संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। और अगर जो हो सके तो आप एक जो कॉपी पेन लेके बैठा करें और उसमें जो है जो समझ में पॉइंट आपको जो है आता है कि हाँ ये पॉइंट लिख लें, ये हम जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे तो वहाँ पे हमको पूरा ये जो लाइन समझ में आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपका ये है, ये आपका देखो अभी हमने पढ़ा कि क्या है, सिंपल सा चीज है, मान लो वह अपराध जहाँ पे साबित हो या आरोपित हो, तो इसकी अगर जो धारा 22 है उसमें आपने समझ लिया कि जो है बड़े अपराध के लिए मान लो आपको सजा सुनाई गई, अगर वहाँ पे आपका छोटा अपराध वहाँ पे साबित होता है तो छोटे अपराध के लिए आपको सजा होगी, बड़े अपराध के लिए सजा नहीं होगी, भले ही छोटे अपराध के लिए आपको वहाँ पे जो है आपको केस आपका हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर छोटे से पॉइंट में आप लिख लेंगे ये बात तो आपको ये सेशन जो है सेक्शन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है और छोटे से पॉइंट से आप जो है पूरा सेक्शन लिख सकते हैं। ये चीज यहाँ पे बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। धारा 223 में हम देखते हैं कि किन पे जो है आपको संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, उसको यहाँ पे देखते हैं। इस धारा में एक से अधिक व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाए जाने एवं उनका एक साथ विचारण किए जाने के बारे में बताया गया है। इसमें उपबंधित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों पर आरोप एक साथ लगाया जा सकता है, उनका विचारण किया जा सकता है। वो कौन से व्यक्ति होते हैं उनको हम देखते हैं। वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध अभियोग, मतलब एक ही तरह के अगर उनके ऊपर अपराध लगाए गए हों तो वो व्यक्ति हो सकते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने एक से एक ही प्रकार के एक वर्ष में
कई अपराध अगर जो किए हों, ठीक है, तो उनपे ये आरोप लगाया जा सकता है। और आपका कौन सा व्यक्ति, वे व्यक्ति जो एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए विभिन्न अपराधों के अभियुक्त हों, एक ही अपराध का वहां पे अभियोग हो और यहाँ पे विभिन्न अपराधों के अभियुक्त हों, यहाँ पे दोनों समझने वाली बातें हैं, ठीक है। वे व्यक्ति जो चोरी, आकर्षण, चोरी, अपहरण, छल, आपराधिक दुर्व्यवहार का अपराध कायरत करने के अभियुक्त हों, और वे व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के अभियुक्त हों, उन पे भी ये चीजें लगाई जा सकती है, एक साथ जो है वहां पे क्या कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को का संयुक्त विचारण किए जाने के लिए सभी अपराधों का एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किया जाना आवश्यक है। कोई भी अभियुक्त सह अभियुक्त के साथ संयुक्त विचारण का एक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। इस धारा का मुख्य उद्देश्य आपका विचारण के बाहुल्य को रोकना, मतलब कि कई विचारण ना होकर आपका एक विचारण वहां पर हो। बाहुल्य मतलब वो है, बाहुल्य मतलब अधिक विचारण को रोकना है, ठीक है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज्यादा आपको विचारण ना हो, एक ही विचारण में आपका चीजें चलें। धारा 224 आपका कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोप को वापस लेना। इसका क्या मतलब, इसको देखते हैं कि इस धारा में प्रतिबंधित प्रावधानों के अनुसार जहां किसी एक व्यक्ति पर एक से अधिक शेष वाला आरोप वहां पे लगाया गया है, उनमें से वह किसी एक या अधिक के लिए दोष सिद्ध किया गया है, तो वहां पे क्या होगा, तो वह परिवादी एवं अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोपों को वापस ले सकेगा और प्रत्याहरण का प्रभाव आरोपों में दोष मुक्ति पा जाएगा, और वह स्वयं न्यायालय स्वप्रेरणा से ऐसे आरोपों की जांच या विचारण को रोक सकेगा। ये धारा 224 आपका इतना इंपॉर्टेंट धारा नहीं है। धारा 223 आपकी इंपॉर्टेंट धारा है, ठीक है। धारा 225 देखते हैं, विचारण का संचालन लोक अभियोजन द्वारा किया जाना सेशन न्यायालय के समक्ष। इसका क्या मतलब, इसको देखते हैं कि इस धारा में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन विधि के अनुसार वहां पर नियुक्त किया जाएगा, नियुक्त किए गए लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा, ठीक है। लोक अभियोजक के अभियोजन के मामले में प्रारंभ क्या करेगा, लोक अभियोजक ही अभियोजन के मामले में प्रारंभ करेगा, साक्ष्यों की परीक्षा करेगा, उसका बयान लेगा एवं निर्णय से पूर्व अभियोजन को वापस ले लेगा। लोक अभियोजन अपनी सहायता के लिए अन्य अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकता है अपनी सहायता के लिए। इसके लिए विशेष प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियोजन का संचालन नहीं किया जाएगा। मतलब वहां पे एडवोकेट को जो है वहां पे अपनी सहायता के लिए ले सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को अभियोजन के संचालन के लिए नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट है धारा 227। धारा 227 आपका है उन्मोचन। उन्मोचन क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। उन्मोचन यह है कि यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर देने के लिए पश्चात न्यायाधीश या संस्था की अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों में लेखबद्ध करेगा। मतलब कि मान लो वो समझ ले कि यहाँ पे आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई आधार नहीं है, तो क्या करता है, तो न्यायाधीश जो है उसका उन्मोचन कर देता है और जिस कारण से उन्मोचन किया है उसको वहां पे लेखबद्ध करना होगा, मतलब लिखित रूप में देना होगा। धारा 228 आपका है आरोप विरवित करना, ठीक है। और धारा 229 आपका है दोषी होने के अभिवचन। दोषी होने के अभिवचन को देखते हैं कि यदि अभियुक्त अपने दोष को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय उसके दोषी होने के कथन को अभिलिखित करते हुए अपने विवेक के अनुसार उसे दोष सिद्ध कर सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा अपने ऊपर आरोपित अपराध के दोषी होने की स्वीकार करने के लिए जो है वह अपने रूप में की जानी चाहिए, ठीक है। जहां किसी अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि दुर्घटना वाहन के ब्रेक खराब हो जाने के कारण हुई है, दुर्घटना ब्रेक खराब हो जाने के कारण हुई, तो वह इसे दोषी का होने का अभिभाग नहीं माना जाएगा। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति कह रहा है कि ब्रेक खराब हो गई और इसके कारण जो ये घटना हमसे हुई है, तो दोषी का अभिभाग नहीं माना जाएगा। फिर जहां तक संभव हो तो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में दोषी होने के विवेचन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। धारा 230 आपका है अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। मतलब अभियोजन जो करते हैं उसके लिए आपकी जो है जो एविडेंस होगा उसकी क्या तारीख हो, उसको हम देखते हैं। अभियोजन साक्ष्य के तारीख के लिए नंबर 1 पे आपका जो है
इस धारा के अनुसार यदि अभियुक्त दोषी होने का विवेचन करने से इनकार करे तो इसको यूज करते हैं इस धारा को, अब विवेचन ना करे तो यूज करते हैं, विचारण करने किए जाने का दावा करे या फिर उसे धारा 229 के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जाए तो न्यायाधीश आगे कार्रवाई को आरंभ करेगा और साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के लिए एक तारीख निश्चित करता है। ये चीज यहाँ पे इस धारा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, धारा आपकी अगली है कि इसी के अनुक्रम में अभियोजन के आवेदन किए जाने पर वह किसी साक्षी का उपस्थित होने या फिर कोई दस्तावेज या फिर अन्य चीजों को प्रस्तुत करने के आशय से आदेश का जारी कर सकेगा। कौन? न्यायालय जारी करेगा। इस धारा में प्रावधानित उपबंधों से स्पष्ट होता कि यह धारा तब वहां पे लागू होती है जबकि अभियुक्त मौन रहे अथवा विचारण करने का दावा करे। यदि अभियुक्त अपने आप को दोषी होने का विवेचन कर ले तो यह धारा मान्य नहीं होगी। ठीक है, अगर जो कोई व्यक्ति खुद को दोषी मान लेता है तो यह धारा वहां पे लागू नहीं होती है। अगर जो कोई व्यक्ति खुद में मौन रहता है तो यह धारा लागू होती है। धारा 231 से आपका है अभियोजन के लिए साक्षी, मतलब जो हमने मान लिया कि ये चीजें हैं तो उसके लिए साक्ष्य क्या है उसको देखते हैं कि इस धारा के उपधारा 1 के अनुसार धारा 230 के अंतर्गत नियत दिनांक को न्यायाधीश अभियोजन द्वारा पक्ष द्वारा साक्षी को प्रस्तुत करने के लिए वहां पे अग्रसर होता है और इस दौरान न्यायाधीश को यदि इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो कि न्यायिक उद्देश्य को प्राप्त के लिए किसी व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा किया जाना समाचीन है, मतलब वहां पे बयान लेना समाचीन है तो उसे बुला सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। ये चीज यहाँ पे डिपेंड करती है और ये सारी चीजें आपकी जो है विवेकानुसार पे डिपेंड करती हैं। धारा 234 आपका है बहस। इस धारा में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रतिरक्षा की, मतलब अगर जो आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो आप जो उसके जो है अपनी रक्षा के लिए जो प्रतिरक्षा का जो चीजें करेंगे तो वहां पे क्या हो, बहस के क्वेश्चन वहां पे होते हैं। वहां पे बहस आपको 234 में बताया गया है। 235 आपका है दोष सिद्ध या फिर दोष सिद्ध का निर्णय। दोष मुक्ति या फिर दोष सिद्ध का निर्णय जो होता है ये आपका कोर्ट लेता है कि वहां पे दोषी हो या नहीं दोषी हो, ये आपका जो है निर्णय कौन लेता है, ये आपका कोर्ट लेता है। इस धारा के अनुसार उपयुक्त सभी कार्रवाई समाप्त हो जाने पर न्यायाधीश अपना निर्णय घोषित करता है। यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो जब तक न्यायाधीश संहिता की धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई ना करे वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और विधि के अनुसार दंडादेश पारित करेगा। यहाँ पर आपका केस हुआ मुनियापन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उनमें ये हुआ था कि अभियुक्त को सुने जाने के संबंध में महत्वपूर्ण एक केस हुआ। इसमें उच्चतम न्यायालय ने बताया कि दंड के प्रश्न पर अभियुक्त का सुनना एक औपचारिकता मात्र नहीं है, मतलब एक केवल फॉर्मेलिटीज नहीं है। अभियुक्त से औपचारिक प्रश्न पूछ लेने से न्यायालय अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो जाता है। न्यायाधीश का यह कर्तव्य होता है कि ऐसे समय वह न्याय का जो है पालन करे, ठीक है, और उस पर जो अपनी दृष्टि बनाए रखे। धारा 236 आपका है पूर्ण दोष सिद्धि। इस धारा में अभियुक्त जो है अभियुक्त पर पूर्ण दोष सिद्धि का आरोप लगाए जाने पर न्यायाधीश अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पे करता है। इसके अनुसार जब अभियुक्त पर धारा 211 की उपधारा 7 के अंतर्गत पूर्ण दोष सिद्धि का आरोप लगाया जाता है तो अभियुक्त पूर्ण दोष सिद्धि के आधार पर दोष सिद्ध किए जाने के कथन को स्वीकार नहीं करे तब न्यायाधीश उस अभियुक्त को धारा 229 और 235 के अंतर्गत दोष सिद्धि के पश्चात पूर्ण दोष सिद्धि के बारे में साक्षी ले सकेगा। मतलब अगर जो उसने पहले ही आरोप लगा दिया था लेकिन जो है वह व्यक्ति मान नहीं रहा तो धारा 229 या फिर 235 के अनुसार वहां पे निर्णय लेकर आगे कार्यों को बढ़ाएगा कौन? न्यायाधीश। फिर जब अभियुक्त धारा 229 या फिर 235 के अंतर्गत दोष सिद्धि नहीं कर दिया गया हो तब तक न्यायाधीश ना तो ऐसा आरोप पढ़कर सुनाएगा और ना ही अभियुक्त को उस पर कोई अभिवचन करने के लिए कहेगा और ना पूर्व दोष सिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा या फिर उसके दिए गए किसी साक्ष्य में किया जाएगा। ठीक है, ये चीज बताएगी। और यहीं पे अगला आपका पॉइंट है इसी में धारा 236 में कि इसी बात की पुष्टि करते हुए एक मामले में यह हुआ कि अभियुक्त को दोष सिद्धि घोषित किए जाने के पश्चात ही दोष सिद्धि का आरोप सुनाया गया। मतलब दोष सिद्धि घोषित करने के पश्चात ही पूर्व दोष सिद्धि आरोप सुनाया गया। मतलब आपको पहले दोष मुक्ति कर दिया गया, दोष सिद्धि कर दिया गया, फिर उसके बाद जो है पहले वाला आपका दोष सिद्धि का आरोप सुनाया गया, उससे पूर्व नहीं। पूर्व दोष सिद्धि का आरोप सुनने पर उस पर विचार करने का मुख्य उद्देश्य दंड की मात्रा निर्धारित करते समय अभियुक्त के आचरण को ध्यान में रखना होता है। ठीक है,
कि वहां पे जो भी वहां पे आप दंड दे रहे हैं तो उसके आचरण को ध्यान में रखना होगा, ये चीज बताया है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण आपका कैसे होता है।